उपस्थित बंधुओं, श्रद्धा और पूजा की योग्य वंदनीय मातृशक्ति, रात्रिकालीन इस सत्र में हम चर्चा करेंगे हमारे स्वास्थ्य के 3 आधार, हमारे स्वास्थ्य के 3 आधार, जल, वायु और शुद्ध आहार। ठीक है, जल, वायु और शुद्ध आहार। पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, कोई भी है, उन सभी के लिए यही नियम लागू होगा, जल, वायु और शुद्ध आहार। तो सबसे पहले क्या नाम है? जल। जल, थोड़ा सा जल पर चर्चा कर लेते हैं। ये अनिवार्य नहीं कि मैं सभी विषयों को आज ही पूरा कर दूं। अनिवार्य यह है कि विषय स्पष्ट हो और समझ में आना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन जीवन नहीं है। जल के बिना आपका और हमारा, किसी का भी जीवन आगे गति कर नहीं सकता। परंतु मैं एक बात और बताता हूं, ऐसे कुछ लोग भी हुए हैं जिन्होंने जल लंबे काल तक, वर्षों तक लिया ही नहीं है, ना अन्न खाया और ना जल पिया। अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है, अभी भी है कुछ लोग ऐसे। आप जानते हैं कि हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5। कंफर्म है? 5 तत्व मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। मेरा एक निवेदन है सबसे पहले ही बीच में कि मोबाइल की आवाज को अब शांत रखेंगे। मेरे यहां पर यह अनुमति नहीं है। और भाई इसको भी ध्यान में रखना, अभी फ्लाइट मोड पर कर दो उसे भी, जो अपने वाला है, ये जो लगा रखा है, ये भी ना बजे। माइक के बिना बोले तो अच्छा सुनता, माइक से सुनता नहीं, आवाज कान में गूंज जाती है। आवाज नहीं है मेरी? नहीं, आवाज आती है, क्लियर आती है, समझ नहीं आती। विदाउट माइक क्लियर आती है। बिना माइक आप बोले बहुत अच्छा लगता। थोड़े एक बार पास में आ जाइए फिर।
नहीं आवाज आ रही है जी अच्छी। पास में नहीं आएंगे। यहाँ बोलो, आवाज तो आ रही है, हाँ जी। आवाज सबको समझ आ रही है आवाज स्वामी। नहीं, आप बिना उसके बोलिए जरा अच्छा बिना लगे। उसके बोले बहुत अच्छा, क्योंकि गूंजती है ना आवाज, तो आवाज काफी है। एक ही व्यक्ति बोल लो, मैं उतना ही समझ जाऊंगा। मेरी समझदारी बहुत तेज है। आवाज स्पष्ट है? अब है। ठीक है। क्या विषय चल रहा था? जल में कहा क्या आ रहा था? मैं बीच बीच में पूछता भी रहूंगा, ध्यान रखना। और मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, इसलिए ध्यान से सुनना अनिवार्य है, नहीं तो पता चला कि कहीं और कहीं विचार चल रहा है। तो हमारा शरीर 5 तत्वों का पुतला है, ऐसे ही ना? 5 तत्वों से। अब इस तत्व को हम ऐसे घटाएं, भाई पृथ्वी, मिट्टी, मिट्टी के संसर्ग में हम रहते ही हैं। ये बात अलग है कि हमने रहना छोड़ दिया। बीच में नहीं बोलना जी, कमेंट्री नहीं, वहां भले ही डांट लेना मुझे बाद में। हमने मिट्टी के बीच में रहना बंद कर दिया, मिट्टी का स्पर्श अब हमारे जीवन से हट गया। जल, जब हम जल को स्पर्श करते हैं, नहाते हैं, किसी भी प्रकार से स्पर्श करते हैं, तो हमारी त्वचा के माध्यम से, रोमकूपों के माध्यम से भी शरीर पूर्ति करता है। मिट्टी के संपर्क में रहने से, मिट्टी में लेटने से, जमीन पर लेटने से भी शरीर पृथ्वी तत्व की ओर आकर्षित होता है, और पृथ्वी तत्व से जो उसको पोषक तत्व चाहिए वह उसको गेन करता है। स्पष्टीकरण है? धूप, एक बरसाती मेंढक देखा है आपने? जो बरसाती मेंढक होता है, एक दूसरा होता है जो पानी में रहती मेंढक, वो काली काली सी होती है। जो बरसाती मेंढक होता है जब जमीन के अंदर रहता है और जब बरसात में कूद के बाहर निकलता है तो कैसा होता है? वो पीला 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 पीला, या उसके यहाँ पर वो बोलता रहता, फूलता रहता है गले में, है ना? गला फूलता है, जब बोलता है तो गला फूलता है उसका। तो इसी प्रकार से आज जो बच्चे बड़े जो भी हैं, अधिक से अधिक समय तक अपने कमरों में रहते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी पड़ जाती है, और विटामिन डी की कमी होने के कारण बहुत सारे रोग और भी हो जाते हैं। आज विश्लेषण नहीं है इन विषयों का, आगे बढ़ाएंगे जब। इसी प्रकार से मिट्टी, पानी, धूप, हवा और ऐसे ही शुद्ध वायु, जो कि हमको लगभग नहीं मिल रही। दिल्ली वालों को तो मिलती नहीं, देहरादून शहर में जो रहते हैं उनको भी नहीं मिलती। शहर के अंदर कहां शुद्ध वायु है? यहां जो आप बैठे हैं, या आप भले ही ये प्रदूषण कर लें, अब हो जाएगा यहां भी, अन्यथा यहां प्रदूषण नहीं था जहां आप बैठे हैं अभी। फिर भी नीचे की अपेक्षा यहां ठीक है, क्योंकि वृक्ष बहुत अधिक हैं, बहुतायत में है। मैं इसलिए स्पर्श किया इन विषयों को कि 5 तत्वों को शरीर वैसे भी गेन करता है। बात ये थी। ऐसे ही अन्न आवश्यकता के अनुसार लोग खाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। अब बात आती है, हम वापस जल की ओर ही लौटेंगे अभी, क्योंकि 3 आधार स्तंभ बताए। जल, दीवारों पर लिखा हुआ मैंने देखा था कि जल ही जीवन है। सच बताना, जो जल आप शहर में पीते हैं, क्या उसके अंदर जीवन छोड़ा है, बचा है? यह वास्तव में जीवनदायी जल आपको प्राप्त है? हाँ या ना बोलो? नहीं है? पक्की बात है?
तो जो जीवन देने वाला जल था वो अब वहां पर नहीं मिलता, शहरों में नहीं मिलता। अब आप कहेंगे जी वहां कैसे नहीं मिलता? पहली बात तो यह, जब हम अपने, भैया मैं गांव की भी बातें बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। जब मैं अपने गांव में रहता था, किसी के घर में भी शौचालय नहीं थे, थे क्या? कहां जाते थे? लोटे में जल भर के, पानी भर के दूर जाते थे, 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि वहीं जुगाड़ लगता था, दूर दूर दूर, आसपास तो मतलब ही नहीं था। इस बहाने थोड़ा घूमना हो जाता था और खेतों की भी सुरक्षा होती थी, खेतों को खाद मिलता था। अब हुआ ये, आपका घर यहां, आपका घर यहां, आपका घर यहां, सबके घरों में गड्ढे खुदे पड़े। बोलो हाँ या ना? भाई वो टैंक जो बनाया है, लैट्रिन का जो टैंक बनाया, कहां है वो? धरती पे तो है, और सभी का है। आप जानते हैं कि धरती की हालत अंदर क्या क्या चल रही हो रही होगी? वो सारा का सारा वो सोखता बने गई जगह, सोखता नीचे सोखता रहता है, तो नीचे तक कितनी दूरी तक आपके भूमि को आपके सेवन करने के लायक वो नहीं छोड़ता। अब जो जल के स्रोत जिनके ऊपर हैं, ठीक है, तो वो भी प्रभावित होते हैं। अगली बात सुनो, किसी के घर के पास से कोई बड़ा नाला बहता है, गंदा नाला जिसे बोलते हैं बहुत जगह है, देहरादून में भी है, और भी मैंने दिल्ली में भी देखे कई जगह पर। वो काफी गहरा होता है और उसमें कितनी गंदगी भरी पड़ी होती है, ओफो, ठीक है। अब वहीं पर आपका टैंक भी बन गया है और वहीं पर आपने लगवा दिया बोरिंग, वो प्रभावित नहीं होगा? और बताता हूं, सुनते जाइए। कहां है जीवन? मरे बैठे हैं सब। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग ऊपर तक चढ़ी है ना, चढ़ी नहीं है, चढ़वाई गई है, ऊंची ऊंची चढ़वाई है ये। और सुनो, तो इसी प्रकार से एक जगह ऐसे कई स्थानों पर मैंने सुना कि अब पानी के अंदर से बड़ी स्मेल आती है। कई जगहों पर आपने सुना भी होगा। वो स्मेल क्या है? शहर के अंदर स्मेल क्यों आ रही है? स्मेल आ ही इसीलिए रही है कि पूरे दूर दूर तक कॉलोनी के अंदर कुछ भी वहां पर जल एक घूंट भरने के लायक भी नहीं। अब आप कहेंगे हमारे यहां तो वो आता है सप्लाई वाला, यही तो बोलोगे। सप्लाई वाला का शुद्धिकरण का बताओ, जहां पर उसको शुद्ध करने के प्रबंधन भी किए गए होंगे, जिस जिस प्रकार के उसमें तत्व डाले गए होंगे, वे सब आपके लिए हार्मफुल है, सब हानिकारक है। अगली बात सुनो, बोले जी आप कैसी बात कहते हैं, हमारे यहां तो शुद्धिकरण के बड़े साधन हैं, हम तो बहुत महंगा आरओ लेकर के आए अपने घर में। अब तो ये बात प्रूव हो चुकी है आरओ कितना खतरनाक है। आरओ के द्वारा तैयार किया गया जो जल होता है वो जल नहीं होता, वो कुछ होता ही नहीं है। ये भाषा में बोल रहा हूं, कुछ होता ही नहीं है। मैं यमुनानगर में रहता था, कब एक बार रहा मैं तेजली गांव में, तो वहाँ एक सरदार जी और 2-3 लोग आए मेरे पास में, बोले जी आपके पास में इसलिए आए हैं क्योंकि आप प्रचारक हैं, हमारे पास एक मशीन है और ये आप घरों तक पहुंचा दीजिए, लोगों का बड़ा भला होगा। मैंने कहा भाई चलो इसके बारे में बताओ, हम इसके बारे में बोल देंगे। बोले जी ये इसी तरह की मशीन है, ये है, ये है, ये है। ठीक, मैं कि बनी किस चीज से है? बोले जी प्लास्टिक से बनी है। धत्तेरी, प्लास्टिक से बनी है। तो हमारे घर में जो जल हमारे पास में है वो शुद्ध नहीं है। अब इसके बाद कहेंगे जी अशुद्ध कहां बचा, हमने तो उसके अंदर से गंदगी सब निकाल दी, परंतु उसके साथ में क्या क्या निकल गया? पोटेशियम निकल गया, मैग्नीशियम निकल गया,
और कैल्शियम निकल गया। इसके अंदर जो जल के अंदर तत्व होते हैं वो जो हमारे लिए आयरन निकल गया, जो मिनरल्स थे हमारे जो बॉडी में काम करते हैं, जिनसे आपका शरीर जीवित रहता है, मिनरल्स के द्वारा जीवित रहता है। मिनरल्स निकाल दोगे तो आपकी हड्डियां गल गल करके बिस्किट जैसी हो जाएंगी, यूं जाए कड़क, फट से टूट जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आदमी गिरता है तुरंत फ्रैक्चर होता नहीं होता? बोलो, बच्चा कितनी बार गिरता है? आप तो वही इतना कहते चींटी मर गई, वो फिर उठ के ऐसे झाड़ के खड़ा हो जाता है। उसकी तो हड्डी नहीं टूटती, आप कहेंगे उसकी तो मुलायम होती है, हमारी हार्ड हो गई है। हार्ड हुई नहीं है। इन हड्डियों को हार्ड करने के चक्कर में आपने क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या नुकसान किए हैं। वो माता आ गई जो व्हील चेयर लेके चलती है, ओ मां, ठीक है। कितने पाप किए हैं, कितनी गलतियां की इसके पीछे। चीनी भी उसमें से एक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर में जा रही हैं, जो हमारी हड्डियों को समाप्त कर रही हैं। ठीक है, तब हमारे पास में जो जल है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहा। अब नहीं रहा तो अब भैया क्या करें। मैं अहमदाबाद गया हुआ था, तो वहां पर जिस परिवार में ठहरा हुआ था, मैं ऐसे ही बोल रहा था जल के ऊपर, तो उनकी लड़की ने हाथ उठाया। मैं कहा, हाँ बोलो बेटा। बोले गुरुजी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। बोले मेरी जो फ्रेंड है उसको नाभि से नीचे का हिस्सा डेड हो गया, उसका खत्म हो गया, और अचानक हुआ। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले हुआ इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई डॉक्टर के पास में जाना पड़ा, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसके शरीर के अंदर मिनरल्स नहीं हैं। बात स्पष्ट हो गई? ये पैरालिसिस यूं ही नहीं होते हैं। आप बोले ब्रेन से, बड़ी अच्छी बात है। हम तो ब्रेन की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मिनरल्स बॉडी के अंदर पहुंच ही नहीं रहे। एक और बड़ी समस्या सुनो, आप ले आए मिनरल वाटर खरीद करके, महंगे वाली बोतल, काहे की पानी की पूरी तरह से, हाँ जी, बिस्लरी की भी गुरु आती हैं, उससे भी बहुत ऊंचे हाई लेवल की हैं, जो आपको पल्ले नहीं पड़ते, मिनिस्टर लोग पीते हैं। विराट कोहली पीता है। चलो जी विराट कोहली पीता है, बहुत कॉस्टली होता है वो। पर सुनिए, वो जो कॉस्टली है पानी, वो किस में भरा होता है जी? प्लास्टिक की बोतल में भरा होता है। वो जो कॉस्टली है ना, वो भी बेकार हो गया। अच्छा एक बात बताइए, प्लास्टिक के अंदर कौन सी गैस होती है? मोनोकार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस होती है ये जल में घुलनशील है, जल के अंदर घुल जाती है। ये कितना ही बढ़िया जल ले आओ, ये जितनी भी दवाइयां बिक रही हैं आज के समय में, जो शीशी के अंदर है प्लास्टिक के, पहले कांच की होती थी, कांच की, उसके ऊपर लोहे का ढक्कन नहीं लगाते थे, पहले कार्क की डांट आती थी, कार्क, याद आ गया आपको? कार्क वाली डांट आती थी, वो ऐसी होती थी, लंबी लंबी सी, गोल गोल सी, कार्क वाली डांट होती थी। क्यों? उसका कोई तत्व या उसका कुछ हानि नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने भी घाटा उठाया था एक बार, मेरा कैंप हुआ महाराष्ट्र में, उसमें हमारा 70,000 की शीशियां फूट गई, तेल की शीशियां। हमने फोन किया, भाई तुमने तो हमारा सारा माल तोड़वा दिया। तो कहता है, उन्होंने फिर क्या किया, वो सारी बोतलें बदल डाली, वो सारी प्लास्टिक कर दी। मैं और नुकसान करवा दिया। तो कांच की शीशियां टूट जाती थी, इस कारण से प्लास्टिक की कर दी गई। लेकिन अब जितनी भी प्लास्टिक की शीशियों में
दवाइयां भरी हो, पानी भरा हो, वो सब का सब घातक है। तो क्योंकि अगर पानी आपके पास में शुद्ध नहीं है, यहां पर एक जगह है नीचे, आर्य जी, श्याम आर्य जी, नीचे एक जल स्रोत है, आपने देखा होगा। आप जब आप ऊपर आए तो जल स्रोत है, तो उसका जो पानी है वो बिल्कुल अमृत तुल्य है, अमृत तुल्य। मैंने वहां पर दिल्ली की भी कई बार गाड़ियां खड़ी हुई देखी हैं, और मुझे ये पता चला कि काफी दूर से लोग वहां से भरने के लिए आते हैं वो जल। जैसे जब सहस्त्रधारा जाते हैं तो गंधक का एक स्रोत है, वहां पर गंधक का पानी निकलता है, तो वहां पर नहाते हैं उस पानी से लोग, क्योंकि गंधक स्किन डिजीज को दूर करता है। पर जिस दिन मैं स्किन के बारे में बताऊंगा तो आपको यह पता चलेगा कि गंधक ऊपर से लेप करने से कोई लाभ नहीं है। जिस दिन मैं इस पर चर्चा करूंगा, आज नहीं कर रहा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो जल है इसका शुद्धिकरण का पैमाना ठीक है, ये ठीक है, पीने में भी अच्छा है, मिनरल है, एकदम बढ़िया। क्यों? जो औषधियों से स्पर्श करता हुआ जल आएगा, मिट्टी से स्पर्श करता हुआ जल आएगा, वो अमृत होगा। जड़ी बूटियों से, जड़ी कहते हैं जड़ों से, जड़ों से ऐसे यूं स्पर्श करता हुआ जो जल आ रहा है, आप देख लेना। आप कोई भी जड़ काट करके पानी में डाल दो, पानी में डाल दीजिए, तो वो जड़ अपना प्रभाव पानी में डालेगी नहीं डालेगी? ठीक इसी प्रकार से उन जड़ों का, उन वनस्पतियों का स्पर्श करते हुए जो जल आपको प्राप्त होता है वो एकदम अमृत होता है, अमृत। एक बार कहां की बात है, पहाड़ों के पास से जैसे मैं कहीं से गुजरता हूं, और जहां पर कहीं पर मुझे लगे कि तो ऐसा अंदर से निकल के आ रहा है, अंदर से, मैं गाड़ी में जरूर रोकता हूं, बल्कि भाई यहां पर मुंह धोएंगे और थोड़ा सा जल पिएंगे और थोड़ा भर भी लेंगे। तो इसलिए मैं तलाश में रहता हूं, ताक में रहता हूं। तो क्योंकि शुद्ध जल मिलना बहुत अनिवार्य है शरीर के लिए। अब जब मिनरल्स शरीर के अंदर नहीं होंगे तो आपका ब्रेन भी डैमेज होगा, पूरा तंत्र आपका डैमेज होगा ही होगा। अब आप कितनी भी चेकअप कराओ, नाड़ी पकड़ करके एक एक घंटा बिठा दो, और पता चल भी गया कि ओहो आपका तो वात बिगड़ रहा है, आपका तो पित्त बिगड़ गया है, आपका तो कफ बिगड़ गया है, भैया पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बिना कोई ना तो भाषण काम आएंगे, ना कोई किताब काम आएगी। समझ लेना बात ध्यान से, कोई पुस्तक काम नहीं आएगी। अगर पुस्तक और ये सब भाषण काम आ गए होते तो आज ब्लड प्रेशर ला इलाज बीमारी नहीं बनती। क्या क्या बोलते हैं, अब ब्लड प्रेशर हो तो गया है, अब ये ठीक नहीं होगा। शुगर हो तो गई है, अब ठीक नहीं होगा। आंखें खराब हो तो गई हैं, पर अब ठीक नहीं होगी। किडनी खराब हो गई है, लेकिन अब ये ठीक। तो इसी प्रकार से एक दो नहीं, मैं अनेकों रोगों के नाम बता सकता हूं कि जिनके विषय में यही कहा जाता है कि अब ये ठीक नहीं हो। जैसे थायराइड, तो ये अब ठीक होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ठीक तो हो जाए। अच्छा, 7 दिन में ऐसा क्या जादू है हमारे पास, क्यों ठीक होते हैं लोग? हमारे जो कैंप लगते हैं उसमें ऐसा क्या जादू है, क्या चमत्कार है? क्योंकि हमारे रहते हुए शरीर के अंदर इतना भी कुछ गलत पहुंच नहीं सकता। यही तो सावधानी है, थोड़ा सा भी गलत नहीं पहुंच सकता। और पूरे शरीर का करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरण। अभी स्वामी जी के मुंह से निकल रहा था ना कि शरीर, आचार्य जी के मुंह से शरीर से शुद्धिकरण होता है, वो बाह्य शुद्धिकरण की बात कर रहे थे। पर मैं आपको आंतरिक शुद्धिकरण की बात जल के द्वारा बताने वाला हूं, अभी बताऊंगा। लेकिन मुझे एक परेशानी ये हो रही है कि हमारे बहुत सारे जो प्रातःकाल में थे लोग, वो वंचित हो गए आज के इस कार्यक्रम से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत परिवर्तन होंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने, खुल करके आएंगी।
तब अब करना यह है कि जल के द्वारा, पहले जल को शुद्ध करने की बात बताता हूं। चलो, जो जल आपके पास में है उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए, अन्यथा समाधान कहां हुआ। मैंने समस्या तो सामने खड़ी कर दी, अब उसका मैं उपाय ना बताऊं तो फिर गलत हो जाएगा। जल के शुद्धिकरण के लिए मेरे पास कुछ उपाय हैं, उसे आप ध्यान से श्रवण करें। जल को शुद्ध करने के लिए, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कोई कैंपर के अंदर जल भरते हैं? कैंपर जो आते हैं पानी वाला, प्रायः भरते ही हैं। हाँ बोलो, भरते ही हैं लगभग। कैंपर के अंदर भी जल नहीं भरना चाहिए। मैंने एक बार पानी की टंकी का विरोध किया था, वो जो काली काली टंकी लगी होती है ना छत के ऊपर, उसका विरोध किया और उसको रिकॉर्ड कर दिया। कई के फोन आ गए, बोले हमारा धंधा चौपट करने के लिए बैठ गए हो क्या? बोले हमारा धंधा चौपट करोगे। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा धंधा क्यों चौपट करूं? बोले पानी की टंकी के बारे में क्यों बोल रहे हो? फिर सुनो मेरी बात, ये बात डॉक्टर्स ने प्रूव कर दी है कि प्लास्टिक के अंदर जल भर के अगर धूप में रख दोगे, उस पानी को पियोगे तो कैंसर बन जाएगा। बात स्पष्ट हो गई? तो अगर आप जैसे बोतलें भरी हुई धूप में रखी रहती हैं, उसको उठा करके फ्रीजर में रख देता है, ऐसी करता ना, उसको चिल्ड कर देता है। और चिल्ड आप क्या कहेंगे? भाई ठंडा ठंडा पानी देना, ताकि मेरा जो टॉन्सिल जल्दी बिगड़ जाए, मेरा थायराइड खराब हो जाए, मेरा सारे फेफड़े सिकुड़ जाए, ठंडा ठंडा पानी पिएंगे, नुकसान हो गया, नहीं बच सकते। तो इसीलिए रखा हुआ जो जल होता है ये कभी नहीं पीना चाहिए। और प्लास्टिक की बोतल का तो क्या, प्लास्टिक की टंकी का भी नहीं पीना चाहिए, खतरनाक है वो। अब आप कहेंगे ये और समस्या खड़ी कर दी, कहां टंकी उतार के फेंकेंगे अपनी? मैं क्लियर करूंगा, चिंता ना करो, उलझा नहीं रहा हूं, सुलझाऊंगा भी। देखो थोड़ा तो खर्च करवाऊंगा, पर कोई बात नहीं। अगर आपका जीवन बचता है और आपका परिवार बचता है तो मेरी बातें आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं, समझ लीजिएगा। सबसे पहले चलो टंकी की बात कर लेते हैं। हमारे शर्मा जी हैं, श्री प्रेम प्रकाश शर्मा जी, सब जानते हैं, नाम जानते होंगे। यहाँ के हमारे मंत्री जी प्रेम प्रकाश शर्मा जी के यहाँ मेरा आना जाना रहता ही था, बहुत आत्मीयता है। वहां जब मैं गया तो मैंने कहा जी पानी कहाँ से आता है आपका? मैं तो वैसे कौतूहल बस पूछ लेता हूँ। बोले देखो यहाँ भरा है। जाकर देखा तो उन्होंने और टंकी बनवाई हुई थी, उनकी बनी हुई थी टंकी, हाँ सीमेंट की। अरे प्लास्टिक से तो अच्छा है कम से कम, हाँ जी हाँ जी, तो कम से कम प्लास्टिक से तो बेहतर रहा। उसके शुद्धिकरण का भी वहां हम उपाय खोज सकते हैं। ऊपर भी उन्होंने उसकी छत ऐसी बनवा रखी बढ़िया, और इतना सुंदर लगा देखने से, और इतना कंचा जैसा पानी भरा हुआ। तो एक तो ये तरीका आपके पास ऑप्शन है, आप अपने घर की छत पर ही, ज्यादा लागत नहीं आएगी इसमें, सहजता से आपके घर के उपयोग के लिए आप अपने घर की छत पर टंकी बनवा सकते हैं। बंधु ठीक है ना? अब एक तो बात ये हल हो गई, प्लास्टिक की टंकी कंडम, अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो। दूसरी बात आई पानी के घर में शुद्धिकरण की, चलो आपने वहां भर लिया। अब इस पानी को अब क्या करेंगे, जब स्टोर करेंगे पीने के लायक, तो आप मटके लाइए। मटका भी, वैसे तो मटके में जब पानी भरते हैं तो स्वयं भी उसको शुद्ध करता है, और मिट्टी का स्पर्श मिलता है, मिट्टी का तत्व मिलते हैं उसके। अब मैं इसको और फिल्टर करवाऊंगा। इसको फिल्टर करने के लिए अब आप क्या करेंगे, पानी को, ये मेरा जो तरीका है ना, मैं काफी लंबे समय से बोल रहा हूं। एक बार एक सज्जन भी बता रहे थे ऐसे ही करके, क्योंकि वीडियो मेरी पहुंची हुई है। मेरा चैनल एक बहुत बड़ा चैनल था, निरोग भारत चैनल, वो तो बंद करवा दिया गया, ऐसे करवा दिया लोगों ने, बंद करा दिया। और फिर मैंने बोलना तो बंद नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक मैं जीव तो बोलता ही रहूंगा। और बाकी दूसरा चल रहा है, इसके माध्यम से
ये जो पानी को शुद्ध करने का, तो इसके लिए आपको तीन मटके लाने होंगे और एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसा स्टैंड बनवाइए। एक मटका रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा एक मटका और एक मटका और। अब जो ऊपर के 2 मटके होंगे उसमें आपको छिद्र करना होगा। छिद्र करेंगे इतना मोटा, कनिष्ठा जो सबसे छोटी उंगली है ये, इतना मोटा छिद्र करें उसमें, धीरे 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 छिद्र कर लीजिए। अब जब आप उसमें छिद्र करेंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, एक होती है कपास रुई, और रुई की फूल बाती बनाएं। फूल बाती कितनी मोटी बनेगी? कनिष्ठा के बराबर। अब आप क्या करेंगे, इसमें भरेंगे रेत। रेत कितना? लगभग इतना, 3 अंगुल। 3 अंगुल पर्याप्त है। किस किस में भरेंगे? दोनों में भरेंगे। और उसमें क्या करेंगे आप, कभी आप ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर आते हैं। ये नदी है ना यहाँ पर हमारे पास में, सूखी नदी है, तो वहां से गोल गोल पत्थर ले आइए, उसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर भी डाल दीजिए। बस अब पहला वाला मटका में जल भरेंगे, पहले वाले में भरना है, तो पानी नीचे टपक के जाएगा। ठीक है, नीचे टपकेगा। अब जब दूसरे में से जो टपकेगा उसको भरने के लिए तीसरा मटका रहेगा, संभालने के लिए आएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं, 24 घंटे चलता रहे, कोई उसमें हमें भागना कहाँ है। 2 जगह भर दो, 4 मटके लगा दो, मतलब 2 जगह लगा दो। अब वो जो पानी नीचे वाला आएगा, वो सबसे नीचे वाला पानी आपके पीने योग्य होगा। अब आप कहेंगे आपने पत्थर डलवा दिए। आपको एक बात की और जानकारी देता हूं, आजकल पत्थर फ्राई होते हैं, सुना है? पत्थर फ्राई किए जा रहे हैं आजकल। कैसे? छोटे छोटे गोल गोल पत्थर, चिकने पत्थर होते हैं वो। एक कटोरा पत्थर कढ़ाई में वैसे ही, जो अपना ऑयल वगैरह जो भी डालते होंगे वो मसाला सा, और उस तरह से डाल करके उसको तैयार करते हैं पत्थरों को। वो धुले होते हैं, बढ़िया साफ सुथरे होते हैं, और उनको फिर ऐसे ही प्लेट में और किसी बाउल में भर के दिया जाता है। तो लोग बैठे बैठे उस पत्थर को चूसते हैं। बात सुनने में कैसी लग रही होगी? उस पत्थर को चूसते हैं क्योंकि उस पत्थर के अंदर की जो तत्व हैं, कुछ गर्माहट से और उसके चूसने के द्वारा कुछ अंदर प्रभाव शरीर के अंदर आएगा, मिनरल्स का। बात क्लियर हो रही है? अब आप छोटे छोटे पत्थर इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा? अब वो पानी आपका फिल्टर होकर के आता रहेगा। अब आपके आरओ की छुट्टी, कोई आवश्यकता नहीं हो। एक बात और, आप कहें जी हमारे जल में तो ज्यादा परेशानी है, ठीक है, और शुद्ध कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऋतु के अनुसार यज्ञ करते हैं, आप कहेंगे ऋतु अनुसार कौन से हवन होते हैं? कभी मैं यज्ञ पर बोलूंगा तो फिर उसको रखूंगा। ऋतु अनुसार कौन सी सामग्री होनी चाहिए, किस प्रकार की संविधा होनी चाहिए, किस प्रकार की जड़ी बूटियां होनी चाहिए, किस प्रकार के साधन संसाधन होने चाहिए, उसको कहते हैं ऋतु अनुसार अग्निहोत्र। अब उसकी जो भस्म बनेगी तो आपके उसी ऋतु में के जल में काम आएगी वो। क्लियर होगी बात? जैसे वसंत ऋतु है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है ना, अब जानकारी नहीं है तो हम उस तरह का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं, बस जैसा चल रहा ठीक है, सत्य वचन। अब क्या होगा, उसको हमने ऋतु के अनुसार जो हमने वनस्पतियां जड़ी बूटियां डाली थी अग्निहोत्र करते समय, शुद्ध घी डाला था, उसकी जो भस्म तैयार होगी उसको छान करके रख लीजिए। एक पोटली बनाइए, पोटली को पानी में घुमा दीजिए। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, उस आर्टिकल का था शीर्षक कि अमेरिकी लोग खा रहे हैं हवन की राख। सुना कभी किसी ने? जी मुझे नहीं पता, बाकी
तो हवन की राख, ऐसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, डॉक्टर एबल, वो होमाथेरेपी करते हैं, यूएसए से ही हैं। उनकी मेरी भेंट महाराष्ट्र में नागपुर में हुई थी। वो भी देसी गाय का गोबर, हम अग्निहोत्र में नहीं यूज करते, देसी गाय के गोबर से लेपन लिपाई, देसी गाय के गोबर के उपले अग्निहोत्र करते समय अगर उपयोग में नहीं लाए जाते तो यज्ञ अधूरा है। क्योंकि देसी गाय के गोबर में 95 एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो आपके कैंसर तक को भी समाप्त कर सकते हैं, कैंसर को। अब ये कैंसर समाप्त किया जा सकता है। अब आप उस भस्म को पानी में ऐसे घुमा दें, थोड़ा सा ऐसे दबा दें, निचोड़ दें, अब आपका पानी अमृत हो गया। वो पानी जो नीचे वाला आएगा और इतना बढ़िया, इतना शुद्ध, अब वो हवन की जो राख की जो तत्व हैं उसके अंदर भी आ जाएंगे। जिन डॉक्टर का नाम मैंने लिया, वो डॉक्टर हवन की राख को वो भी खिलाते हैं, पानी से निगलवाते हैं। और मैंने देखा, वो जो उन्होंने चित्र दिखाया था, मैं थोड़ा इसको स्पष्ट कर दूं। एक लड़की, अफ्रीकन लड़की, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी बाह्य, और उसकी हालत खराब थी। लोग उससे मिलना नहीं चाहते थे। लोगों को लगता था कि अगर इसके आसपास भी जाएंगे तो छूत की बीमारी लग जाएगी। अब इतनी भारी समस्या, उसको मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि घर में रख नहीं सकते थे, बड़ी बदबू आती थी उसके अंदर से। क्या रहा होगा? तो डॉक्टर एबल कहीं पर ऐसे ही लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते समय हमारे आर्य जी ही बोल उठे, अगर ऐसी आपके हवन में पावर है, चलो वो लड़की है सामने, उसको ठीक करके दिखाओ। मैं तो दावा कर भी दूंगा, लेकिन जल्दी से आदमी दावा नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसलिए दावा कर दूंगा, मुझे पता है कि वो कैसे ठीक हो सकती है, उसमें क्या चाहिए। तो वो बोले मुझे उस लड़की उससे को दिखाओ, कहाँ है। ऐसे दूर वो खड़े हो गए गांव वाले, और बोले इधर चले जाओ, सामने में वहां मिलेगी। एक झोंपड़ी सी है, वैसे ही दूर ही खाना रख देते हैं, अपना लेके चली जाती है, खा लेती है। वो चल दिए जी, वहां उसके पास पहुंच गए। उसका नाम पूछ लिया था पहले ही। जब उसका नाम लेकर के वहां बुलाया, वो लड़की रोने लगी कि बोले मुझे अपना नाम सुने हुए कितना समय हो गया, मरने के लिए मैं हूं। डॉक्टर एबल की जो कहानी कहती है, वो ये कहते हैं कि मैंने अग्निहोत्र करना बताया, हवन की राख खाने के लिए बोला, और एक दो चीजें खान पान की बदली। फिर उसका उसने फोटो दिखाया था, जो बिल्कुल बॉडी साफ हो चुकी थी एकदम। और हवन की राख को लगाने के लिए बोला था। मैं अपने शिविरों में लगवाता हूं हवन की राख, मेरे शिविरों में अब हवन की राख भी लगवाई जाती है, क्योंकि मैं डेली हवन करता हूं। शिविर में तो डेली होता ही होता है। तो हवन की भस्म हम लगवाते हैं शरीर पर उसमें हम और भी कई चीजें मिलवाते हैं, तब लगवाते हैं, ऐसे नहीं लगवाते हैं। अब जल को शुद्ध करने के लिए हवन की राख की उपयोगिता कंफर्म हो गई आपको। एक चीज और भी आती है कि जो जल आपका भरा हुआ है उसमें कुछ लौंग डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, 5, 7, 8 लौंग डाल दीजिए, वो फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, और उसकी जो कोई उसके अंदर दूषित तत्व होंगे और उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तो जल को शुद्ध करने का तो ये उपाय आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। टंकी वाली जो बात थी वो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब बात आती है, आपने कहा जल ही जीवन है। क्योंकि आपको मेरे बारे में एक चीज की जानकारी और होगी, मैं एक नेचुरोपैथ हूं, डॉक्टर, एक योगाचार्य हूं, योग पर अच्छा मंतव्य रख सकता हूं, किसी भी रोग का विश्लेषण कर सकता हूं, खान पान का विश्लेषण कर सकता हूं, बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो कार्य है यही। और अब बात आती है कि जल के द्वारा
शुद्धिकरण कैसे करें। चलिए अब इस पर मंथन करते हैं थोड़ा सा। किसी ने यह सुना है कि प्रातःकाल में जल पीना चाहिए? सुना है? सभी ने सुना भी है और करते भी होंगे, पीते भी होंगे। खाली पेट पीते हैं जी। खाली पेट पीते हैं जी, बड़ी अच्छी बात है। अब मेरी सुन लो, गुणगुणा। अब सुन लो, आगे मत बोलो, फंस जाओगे, मैं फिर आगे बोलूंगा तो उषा पान बोलते हैं इसे। उषा काल में उषा पान करना। हमने बड़े YouTube पर वीडियो देखे, समझना, बड़ी रील देखी हमने, और बड़े हमने आयुर्वेद के बारे में उदाहरण दे दे करके लोगों से सुना कि उषा पान अवश्य करना चाहिए, और मैं भी कहता हूं करना चाहिए। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, उसके विषय में कुछ और बताने वाला हूं जो नहीं है पता। मेरा एक ऑडियो है मेरे चैनल में, अब तो आपका ये वाईफाई लग गया है, सुनने को मिलेगा मेरे ही निरोग भारत चैनल में, किस रोग में कैसा पिए जल। इस ऑडियो को सुनना। क्या है? किस रोग में कैसा पिए जल। आर्य जी बातें मत कीजिए भाई। किस रोग में कैसा पिए जल। अब प्रातः काल में जल पीने की जो बात आती है, इसके लिए एक आयुर्वेद में आता है कि विगत घन निशीथे प्रातर उत्थाय नित्यम पिबती यो नरो घ्राण रंध्रेण वारी। जो व्यक्ति तड़के मतलब प्रातः काल में शीघ्र उठ करके नासारंध्रों से जल पीता है, नासारंध्रों से जल पीता है, सह मतिमान भवति, वह मतिमान बनता है, बुद्धिमान बनता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। उसे पाइल्स का रोग नहीं होता, बवासीर, उसको रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, और असमय बिना समय के बुढ़ापा नहीं आता, रिंकल्स झुर्रियां नहीं पड़ती। कितनी बातें हैं। मस्तिष्क उन्नत रहता है, चाल धीमी नहीं होती और डगमगाती नहीं है, बड़ी आयु बढ़ती है जैसे जैसे, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने पर अनेकों रोग बन जाते हैं। डिहाइड्रेशन स्वैमिक रोग है, क्योंकि पानी की कमी हो गई, तो हाइड्रेट रहना है। अब ये सारी की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं जो प्रातः काल में जल पीता है। अब मेरी ओर से क्वेश्चन मार्क अब लगेगा। बंधु, अब यहां पर यह विचार करना पड़ेगा कि हमारे शरीर में किस प्रकार का विकार एकत्र हो गया है। अब यहां पर हमें किस प्रकार का जल पीना चाहिए। देखो, सर्दियों में जल पीने का नियम सब जानते हैं, गुनगुना पीना। नहीं नहीं नहीं, कई लोग कहते हैं सर्दियों में गर्म पीना चाहिए और ठंडी में और गर्मी में ठंडा। मैं कहूंगा कि ये दोनों ही बातें गलत है। क्यों? अगर आपको सर्दियों में जल पीना है, आर्य जी एक बात बताइए, सर्दियों में धरती के अंदर से हैंडपंप से कैसा जल निकलता है? गरम सा निकला था। गर्म निकलता है, यानी गुनगुना। गर्म नहीं, उपयोगी है वो, आपके उपयोग के लिए वही उपयोगी है, मतलब वही जल उपयोगी है। और गर्मियों में कैसा निकलता है? बातें सिद्ध हो गई। अभी जो आपका गुनगुना, अब लोग पूछते हैं नहाए कैसे? जैसा धरती के अंदर से जिस ऋतु में आ रहा है उसी प्रकार के जल से आपको स्नान करना चाहिए।
और वैसा ही जल आपको पीना चाहिए। ट्यूबवेल चल रहा हो गांव में देहात में, जैसे ट्यूबवेल चलते हैं प्रातःकाल में, आपने देखा होगा कितना बढ़िया गुनगुना पानी निकल रहा होता है। वो होते हैं नाली, बरहा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें भी भाप उठ रही होती है ना, भाप उठ रही होती है। मन करता घुस जाओ इसके अंदर, है ना, तो घुस जाओ। तो वो जल सहने योग्य है और वो सुखदायी होता है। यही कारण है किसान सर्दियों में भी पानी खेत में आसानी से लगा लेता है, क्योंकि वो पानी जो निकल करके आ रहा है गुनगुना आता है। रात में भी सर्दियों में, रात में भी आएगा। अब तो नहाने के लिए भी कितना गर्म चाहिए सर्दियों में, जितना धरती के अंदर से गुनगुना पानी निकलता है वैसा ही। हैंडपंप पर आप नहाइए, कभी बीमार नहीं होंगे हैंडपंप के पानी से सर्दियों में। या बोरिंग आपके घर में होता है, समरसेबल लगे हैं आजकल, तो खूब गहराई से पानी आता है और खूब गरम गरम पानी निकल के आ रहा होता है, तो कृपा करके उसी पानी से स्नान करना चाहिए और ऐसा ही पानी पीना चाहिए। तो ये बातें मैंने आपकी क्लियर कर दी, बहुत सारी बातें। अब बात आती है अगली कि किस रोग में कैसा पिए जल। किसी को लगता है कि उसकी मेमोरी वीक हो रही है, ये आप चैनल में अवश्य देखना, इसको सुनना, क्योंकि अभी मैं यहां हल्के में बता करके कई चीज और बतानी है। जैसे किसी की मेमोरी वीक हो रही है, कमजोर हो गई स्मृति, आप ब्राह्मी, शंखपुष्पी, शंखपुष्पी और वच, तीनों चीजें ला करके रख लें। वच ब्राह्मी अनुपाति बता देता हूं, ब्राह्मी 100 ग्राम, शंखपुष्पी 100 ग्राम, वच मीठी वच 20 ग्राम। इनको साबुत ही ला के रख लें। थोड़ा थोड़ा लिया, घास जैसी होती है, लिया और हल्का सा कूट करके पानी में डाल दो रात्रि के समय, ठीक है। अब इस पानी को हल्का सा गुनगुना, या ऐसा करें बर्तन को गर्म कर लें और उसमें पानी डालते छन्न की आवाज आ जाए, उतने से टेम्परेचर बदल जाएगा। तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी और वच का पिया हुआ जल आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा देगा। अगली बात, ब्रह्मी, शंखपुष्पी और मीठी वच। बार बार रिपीट मत करवाइए, मैं 2 बार पहले रिपीट किया है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और वच मीठी। और इसके बाद अगर किसी का बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर, ऐसी अवस्था में आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हाई हो गया, ऐसी अवस्था में रात्रि के समय पानी के अंदर 5 या 7 ग्राम अर्जुन की छाल डाल दीजिए। अर्जुन की छाल और दालचीनी दोनों मिक्स करके डालें। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दालचीनी से अच्छा कुछ भी नहीं है। ब्लॉकेज भी हैं तो वे भी खुल जाएंगे, और मैं अभी रास्ता बताने वाला हूं अभी तत्काल। इसी प्रकार से किसी को डायबिटीज रहती है, मधुमेह, मधुमेह तो हवा बन गया, हवा बन गया, खा जाएगा भाई। मेरे यहां तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इंसुलिन छूट जाता है, खत्म। ट्राई नहीं करना, आ सकते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं हमें इंसुलिन को कंट्रोल करने में, हट जाता है। आपको घर में प्रयोग करना है क्या? आम के पत्ते 2, 1 ले लो, 1 आम का पत्ता, 1 बेल का पत्ता, 1 और जामुन का पत्ता 1, धो करके साफ करके रात को कूट दो और 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दो, और वो पानी प्रातःकाल में पी लीजिए। और इससे क्या होगा, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। मानो बेल नहीं मिलती, जामुन और आम मिल गया तब भी कोई बात नहीं। आपको जामुन नहीं मिल रही, केवल आम का पत्ता मिल गया,
आम का पत्ता भी आप सेवन कर सकते हैं कूट के, एक की जगह 2 पत्ते डाल दो, उसका पानी पीना प्रातः काल में। बात क्लियर होगी। घुटनों का दर्द, हाय रे घुटने, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कहते हैं ना घुटने बदले जाएंगे। बहुत परेशानी होती है और इतनी समस्या है मेरे माइंड में। मैं चाहता हूं सबका भला करना, लेकिन वो इकाई, वो रास्ते तैयार हो नहीं पा रहे अभी। और ऐसी ऐसी चीजें माइंड में भरी पड़ी हैं, निश्चित रूप से घुटना बदलवाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, किसी पतले व्यक्ति को घुटने बदलने के लिए कहा हो, ढूंढ के लाओ, जो खूब पतला हो और जिसके घुटने बदले जा रहे हो। अधिकांश जो जिनका वजन अधिक है उनको ही घुटनों में खराबी आनी शुरू होती है। तो पहले वजन घटाओ ना। तो इसी प्रकार से अगर शरीर में दर्द है तो आप क्या कर सकते हैं, हार श्रृंगार की पत्तियां रात्रि के समय भिगो दीजिए और प्रातः काल में उसके पानी को आप सेवन कीजिए, आपके घुटनों के दर्द को भी लाभ मिलेगा। कूट के डालना चाहिए, क्योंकि सब डाल देंगे तो कोई प्रभाव नहीं आएगा, कूट के डालेंगे तो कुछ लाभ मिलेगा। चलिए, अब मैं आपको जल के द्वारा शुद्धिकरण की बात आता हूं। मैंने हल्का हल्का हिंट दिया कि किस रोग में कैसा पिए जल, विस्तार देखेंगे चैनल में। अगला आता है शुद्धिकरण कैसे करें। किसी ने पक्षी को गुड़ 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 मुंह में पानी भर के गुड़ 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 करते देखा कभी? मैंने देखा। अच्छा, पशु जो होते, पशु, इनकी नाक यहां आई रही है ना, और जब नहाने जाते हैं ना उनकी नाक में पानी घुस जाता है, फू मारती है भैंस ऐसे कर, फू करके। उसकी जल नीति स्वाभाविक रूप से होती रहती है, जल नीति स्वाभाविक रूप से होती रहती है। मैं ये उत्तर दे रहा हूं कि अभी जैसे किसी ने मुझसे कहा कि पशु कौन से जल नीति करते हैं, ठीक रहते हैं। अरे झूठ बोलते यार, तुम्हें क्या पता करते नहीं करते। वो तो अगर बाल्टी में पानी पिलाओ भाई फुर फुर करती रहती है। तो एक तो जल नीति सीखिए। जल नीति सीखेंगे तो जल नीति हम लोग करवाते हैं गिलास के द्वारा। गिलास में 1 गिलास गुनगुना पानी, गुनगुना कितना, यहां डाल के देखना पानी, जो यहां सहन कर सके तो चाहिए, ऊपर की स्किन, क्योंकि सेंसिटिव होती है। आप उसमें आधा चम्मच के करीब नमक घोल दें, नासिका ऐसे बंद कर लें और बाईं ओर दाईं ओर से खींचें, मुंह से निकल जाएगा। पहले इधर से कीजिए, फिर उसको साफ कर दीजिए, फिर दूसरी ओर से खींचिए, मुंह से निकाल दीजिए, फिर दोनों से एक साथ कीजिए। अगर आप चाहोगे तो एक दिन मैं प्रैक्टिकल करवा भी सकता हूं आर्य जी की अनुमति लेकर के, सबको करवा दूंगा। जब आए हो तो कुछ सीख के भी तो जाओ, कुछ करके जाओ, अच्छी बात है। तो मेरे सामने हो जाएगा। तो प्रातः काल का समय होगा, आप चाहेंगे तो एक दिन इसको हम करवा सकते हैं। तो जल नीति करना सीख जाओ। दोनों पानी, दोनों नासिका से जल खींचते हैं तो ये सारे नासारंध्र साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। फिर आपको एकदम वायु जो आती है ना, एकदम खुला खुला आता है। उसके बाद थोड़ा भस्त्रिका कर देना चाहिए, ये नासिका शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से एक और बड़ी चीज है कि अगर आपको बीमारियों से छुट्टी पानी है, 2 केंद्रों को साफ कर लो, अपना आमाशय और अपनी आंतें, इंटेस्टाइन, दोनों को क्लीन करने का रास्ता खोज लीजिए। आमाशय का तो मैं आज बताने वाला हूं। अभी आप अपने घर में मुलैठी ला के रखो परमानेंट। मुलैठी इन्फेक्शन को दूर करने की सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। इन्फेक्शन को, लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, लीवर का हो गया है, जख्म हो गए हैं, उसको भी भरने का काम करेगी मुलैठी। याद रखना, यहां तो मुलैठी बोलते हैं ना सब। अच्छा, और जगह मीठी काठी, ज्येष्ठ मध, अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो मुलैठी का करना क्या है, 2 चम्मच, जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं ना, कोरोना में
मेरे बहुत सारे मेरे अनुयायियों ने जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको कोरोना हुआ ही नहीं बहुतों को, और जिस किसी को हो गया तो 5 दिन शुद्धि क्रिया की, वो घर में ठीक हो गया। क्यों? कफ अटक गया था, गला रूंध रहा था, घुटन सी बढ़ रही थी, वो ठीक हो गया। इसी प्रकार से कोरोना का समर्थन नहीं करता हूं मैं, ठीक है, और ना ही कैसी ऐसी चीजों का मैं समर्थक भी नहीं हूं, पर हां मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुलेठी 2 चम्मच 1.5 लीटर पानी में उबालना है। रिपीट कर रहा हूं, पाउडर 2 चम्मच मुलेठी पाउडर, ऐसे बोला था ना मैंने पहले भी। 2 चम्मच मुलेठी पाउडर 1.5 लीटर पानी में उबालना है। उबालते उबालते जब 1.25 लीटर के करीब रह जाए, या 5-6 उबाल आ जाए अच्छी तरह से, उसको फिर छान करके रख दीजिए। छान के रखने के बाद फिर आप उसको रख देंगे तो गुनगुना जब रह जाए पीने योग्य, खाली पेट आप पंजे के बल बैठ जाइए। पंजे के बल बैठ करके पानी को आराम से पीते जाइए, गट 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 गट, पंजे के बल ऐसे बैठना है। ये उकड़ू उकड़ू कुकड़ू उकड़ू, तो उकड़ू बैठना है। तो पंजे के बल बैठ जाएंगे, और पंजे के बल जब बैठ जाएंगे पानी को पीते जाएंगे। जब लगे कि पानी अब वापस आने के लिए कह रहा है, उल्टी वॉमिटिंग, आप खड़े हो जाइए, और खड़े होने के बाद लेफ्ट हैंड बायां हाथ अपने यहां पर नाभि से ऊपर सेट कर लीजिए, और 2 उंगलियां गले में डाल के आगे झुकिए, थोड़ा दबाइए, तो पानी बाहर निकलेगा। वो अकेला बाहर नहीं निकलेगा, अंदर से निकाल के लाएगा सड़ा हुआ एसिड, जो सड़ गया है एसिड, अंदर से निकाल के लाएगा सड़ा हुआ कफ जो चिपका पड़ा हुआ था अंदर, जिसके कारण से टेस्ट पर टेस्ट हो रहे थे, लेकिन बीमारी नहीं भाग रही थी, कोई इलाज नहीं था। एक प्रक्रिया और ढेरों बीमारियों का सफाया। बात क्लियर होगी मेरी? एक यानी कि ये करना है आपको 7 दिन, 7 डेज, और 7 डेज करते हुए करते करते आपका आमाशय इतने दिन में बिल्कुल साफ हो जाएगा, काफी हद तक साफ हो जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत पुराना पुराना भरा पड़ा होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने जो किया है अब तक, हमने 23 दिन पानी पानी पर रख करके भी लोगों को जिंदा किया है। कितने दिन? मतलब मरे हुए को बिल्कुल, भैया मत करो, बंद कर रखा है, हाँ बंद कर रखा है। तो यानी हमने काफी लंबे समय तक फास्टिंग करवाए हैं, और उसके बाद में नया जीवन प्राप्त हुआ है। बीमार पड़े रहने से तो अच्छा है कि एक बार शरीर का फुल डिटॉक्सिफिकेशन होता रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए माताओं बहनों, आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो नहीं कराते? आर्य जी करवाते हो? कितने किलोमीटर पर? 10,000 पे 10 पेट्रोल और डीजल के पास में 10,000 पर हम सर्विस अच्छे ढंग से करवा लेते हैं। वो तो इंसान ने बनाई थी गाड़ी, और इतनी भारी चिंता है कि 10,000 हो गए, 5,000 हो गए, चलो यार इसका करा दो। लेकिन जो परमात्मा ने इतना बढ़िया देह, इतना बढ़िया आपको सुंदर गाड़ी बना करके दी है, इसकी सर्विस क्यों नहीं कराई आज तक? इसका कोई मूल्य नहीं आपके माइंड में। इसी से है वो भी, वो सारी गाड़ियां, सारी दौलत, सारा जितना इस शरीर से ही है, और ये गाड़ी बर्बाद है तो उस गाड़ी में बैठ के भी बेकार लगेगा। बोलो हाँ या ना? अब इस गाड़ी को खींचते खींचते 50 साल हो गए जी, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, और डस्ट पर डस्ट अंदर जमा पड़ा है, लेयर्स पर लेयर्स जमी पड़ी हैं, और उन लेयर्स का डॉक्टरी ट्रीटमेंट में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये भी समझना, मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस के नाम पर इतना बेवकूफ बनाया गया है, जिसमें
इतना जाल, पूरा नेटवर्क, इतना बड़ा नेटवर्क उस सब में फंसा दिया पूरे समाज को, और निकलने की संभावना भी नहीं है। और जो कोई निकालेगा उसको भी फिनिश, उनको भी निकाल देंगे। तो कोई बात नहीं, हमारे जैसे फिर और कोई आएंगे, इसकी चिंता हमें नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने बताया कि शुद्धिकरण करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो अपने इस शरीर का शुद्धिकरण आपको समय समय पर कराते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी चूंकि अगर मैं पानी पर ही बोलता जाऊंगा तो मुझे तो आधी रात हो जाएगी, मेरा विषय समाप्त नहीं वो होगा। इंटेस्टाइन का होता है। सर इंटेस्टाइन का मैं भी कल, आप जा रहे हैं कल? नहीं जाएंगे, हैं? यहीं पे है ना, मैं संभवतः फिर आऊँगा कल, और मैं अभी अगला विषय भी रखूँगा। अभी मैं अगला विषय भी जल पर ही रखूँगा, क्योंकि इसको मैं क्लियर कर लूँ पूरा का पूरा, ताकि ये पता चले कि मुझे पानी के द्वारा ही मेरी कितनी बीमारी झट से ठीक हो सकती हैं। और मैं बताऊँगा निश्चित रूप से, आपकी डॉक्टर से छुट्टी धीरे धीरे होती चली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आर्य जी आपका भी धन्यवाद। शांति पाठ